आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, हम लोग जान चुके हैं अपने पिछले क्लास में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब हो गया जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के विपरीत है, अपोजिट है ना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर नहीं रहेगा, और भी बहुत सारा कुछ था। मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहेगा, है ना, पेड लीव नहीं रहेगा, हॉलीडे पेमेंट नहीं रहेगा, वर्किंग कंडीशन जो उसका वो सेफ नहीं रहेगा। ये सारा कुछ हमारा क्या था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही तो था। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचाना। यहाँ पे प्रोटेक्ट का मतलब बचाना तो है ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्ट का मतलब हुआ कि हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को और किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे कंट्री में इतना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सक्सेसफुल नहीं है कि वो हर एक भारतीय को जॉब दे सके, है नहीं। क्योंकि देखो आज हमारे देश का, भारत का आबादी कितना है, 140 करोड़ है, और गवर्नमेंट के बस का ये बात नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बस के बात का ये नहीं है कि वो 140 करोड़ में से 20 करोड़ भी लोगों को एक साल में रोजगार दे सके। ये संभावना है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब नहीं जा सकते हैं तो किधर जाएंगे, अनऑर्गेनाइज में जाएंगे। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि ऑर्गेनाइज्ड को भी आप चलने दें और अनऑर्गेनाइज्ड को भी चलने दें, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को चलने दें, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, इंप्रूवमेंट ला दीजिए, है ना, कुछ उसमें निखार ला दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका दोनों का दोनों जो है वो पैरेलल हमेशा चलता रहेगा। प्लस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी सुचारू रूप से चल पाए। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए कुछ कीजिए, है ना। तो हम लोग यहीं पे आज पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यदि जॉब नहीं है तो किस प्रकार से हम लोग अपने आप को सक्षम बना के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। देखो सेक्टर दोनों ठीक है, सेक्टर दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों रोजगार जनरेट कर रहा है, दोनों हमारे इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ा रहा है। लेकिन बस फर्क यह है ना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें आपको उतना सुख सुविधा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों इसेंशियल है। यदि किसी कंट्री से ऑर्गेनाइज्ड रहे और अनऑर्गेनाइज्ड को हटा दिया जाए तो वो कंट्री कभी नहीं चल पाएगा, कभी चल ही नहीं पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वो सक्षम है ना, वो बहुत आगे भी है। हम लोगों को थोड़ा सा निखार जो अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाहिए, ताकि हमारा जो इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो आगे बढ़ सके। समझ में आ गया। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly। सही बात है, आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हर किसी को रोजगार नहीं दे सकता है, ये सही बात है। अब यदि हर किसी को रोजगार देने लगे तब तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बचेगा ही नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है। और आप खुद समझिए ना कि गवर्नमेंट हर साल कितने रोजगार दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे वो, है ना। मुश्किल से मुश्किल कितना, 50,000 60,000 रोजगार दे पाएगा, लेकिन पॉपुलेशन तो करोड़ों में है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर किसी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब दे दे। तो हम लोगों को स्विच कहाँ करना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज्ड में स्विच करना पड़ेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा अच्छा ना होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समस्याओं को झेलना भी पड़ता है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देखो यहाँ पे, there is a need for protection and support of the workers in the unorganized sector। देखो पहली बात, इंसान, हर एक इंसान लगभग हर एक इंसान कहाँ जाना चाहेगा, पहली बार ऑर्गेनाइज में जाना चाहेगा। और यदि वो ऑर्गेनाइज में नहीं गया तो कहाँ जाना चाहेगा, अनऑर्गेनाइज में जाना चाहेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में फिक्स्ड वर्किंग आवर ना होने के कारण, पेड लीव ना होने के कारण, मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण यहाँ भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, क्योंकि रोजगार तो हमको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो ऑर्गेनाइज्ड में या तो अनऑर्गेनाइज्ड में करना पड़ेगा। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि यदि आप अनऑर्गेनाइज्ड में हैं तो आपको उसी में निखार लाना पड़ेगा। तो निखार कैसे आएगा, प्रोटेक्शन और सपोर्ट की वजह से आएगा। आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बचाना। क्या बचाना भी हुआ, वर्कर को वहां पे बचाना कैसे, जो सुख सुविधाएं उसको अनऑर्गेनाइज में मिलना चाहिए वो उसको मिलता नहीं है।
हाँ वर्किंग टाइम, ये सब क्या है, उसको मिलना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है, तो उसको आप बचाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। दूसरा सपोर्ट, उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए। देखो हाँ देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होना ही नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। यदि अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसी कंट्री में नहीं है तो वो कंट्री आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर इंसान तो पढ़ा लिखा है नहीं, हर एक इंसान तो रोजगार ऑर्गेनाइज मिल नहीं सकता है, तो लोग स्विच कहाँ करता है, अनऑर्गेनाइज में। तो बेटर ये होगा कि आप दोनों को साथ में लेके चलें, और चूंकि ऑर्गेनाइज थोड़ा सा पॉपुलर है, वो प्रसिद्ध है, तो आप ज़्यादा ध्यान किस पे दीजिए, अनऑर्गेनाइज पे दीजिए, कि उसमें निखार कैसे आ सकता है ना, वो भी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट की वजह से हम लोग इसको कर सकते हैं। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं भाई, किसी भी आदमी को अनऑर्गेनाइज में बिना मतलब का बाहर निकाल देता है जॉब से, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको बचाइए, है ना, उसके खिलाफ उसके लिए कुछ नियम कानून लगा दीजिए, है ना, तो ऐसा वो नहीं हो पाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा। देखो गांव में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अधिकतर कौन लोग काम करते हैं, कौन लोग काम करते हैं अधिकतर अनऑर्गेनाइज्ड में, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिसके पास जमीन नहीं है अपना, वो लेबर के तौर पे काम करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं, है ना। उसके बाद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो कि थोड़ा सा छोटे मोटे किसान हैं, वो भी क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमारा आर्टिसंस, आर्टिसंस में हमारा गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार लोहार ये सब आते हैं, हमारे कारपेंटर ये सब आ जाते हैं हमारे आर्टिसंस में, समझ में आ रहा है। तो अब जरा बताओ, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, फिर से मार्जिनल फार्मर, आर्टिसंस, जब ये लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर पाएंगे तो ये कहाँ स्विच करेंगे, अनऑर्गेनाइज में करेंगे। और चूंकि अनऑर्गेनाइज भी हमारा एक सेक्टर ही है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्लस उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। इसीलिए आप सुने भी होंगे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे मोटे किसानों को, फिर से छोटे मोटे फैक्ट्री को क्या करती है, लोन देती है, कि भाई लो और तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्यों देती है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी हमारा क्या हो सके, प्रमोट हो सके, आगे बढ़ सके, समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। देखो यहाँ पे 80% गांव के जो घर है ना, 80% जो गांव के घर है वो स्मॉल और मार्जिनल फैमिली बोल रहे हैं, फार्मर के कैटेगरी में आता है, समझ गए। मतलब कि उसके पास उतना ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, छोटे मोटे वो किसान के कैटेगरी में आते हैं। और चूंकि किसान है तो वो ऑर्गेनाइज में काम कर नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे उतने होते नहीं हैं, तो ये हमारा जो है ना मेनली स्विच कर जाते हैं किसमें, अनऑर्गेनाइज में स्विच कर जाते हैं। और जान के ये हैरानी होगी आपको कि आज भी भारत में मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं, समझ रहे हो बात को। आज इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं, प्लस बहुत ही कम ऑर्गेनाइज में लगे हुए हैं। इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, कि भारत का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारत सरकार हर इंसान को सरकारी नौकरी या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं दे सकती है, क्योंकि हर कोई कैपेबल तो होता नहीं है, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, भाई किसको किसको देगा, समझ गए। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि आपको दोनों सेक्टर एकदम पैरेलल चलता हुआ नजर आएगा। यदि भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद किया जाए, बंद कर दिया जाए, तो समझ लो क्या हाल होगा भारत का, रातों रात नीचे गिर जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हमेशा जो है ना भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज के साथ साथ अनऑर्गेनाइज को भी प्रमोट करती है, समझ गए। इसीलिए आप कभी कभी सुने होंगे, युवाओं को लोन दो रोजगार खोलने के लिए, महिलाओं को रोजगार दो, है ना, किसानों को लोन दो, खेती करेगा वो, क्यों करेगा, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड में है, और अनऑर्गेनाइज हमारा क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, उसको प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ, तभी आपके कंट्री का जीडीपी बढ़ पाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80% जो है ना हमारा वो स्मॉल और छोटे मोटे किसानों के कैटेगरी में ही हमारा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, these farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage and marketing। यदि आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इम्प्रूव करना है, वो भी गाँवों में, तो आप क्या कीजिए,
इनको सपोर्ट कीजिए। किसके किसके द्वारा? एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, सीड्स का सही पे उसको डिलीवरी कर दीजिए। जैसे फसल का बुनाई का समय आ गया तो आपका क्या फर्ज होना चाहिए? आपका फर्ज होना चाहिए कि चलो भाई बुनाई का समय आ गया तो इसको जो है ना सीड यानी कि बीज जो है वो टाइम टू टाइम दे दिया करो, ताकि ये लोग भी क्या कर ले, अपना खेती बाड़ी अच्छे से कर ले। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद फिर क्या है? एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स में हमारे क्या आएंगे? फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ, ये सब आ जाएगा हमारा, है ना। कुदाल, फावड़ा, फासला, फसूल, ये सब क्या है हमारा? ये सारा का सारा हमारा एग्रीकल्चरल इनपुट्स में। पंपिंग सिस्टम, पाइप, ये सब क्या हो गया हमारा? एग्रीकल्चरल इनपुट हो गया। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? लोन। यदि आपको लोन भी दिया जा रहा है तब भी आप क्या कर सकते हैं? अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आगे प्रमोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद फिर क्या? स्टोरेज, उसके बाद मार्केटिंग, इन सभी चीजों को करने से भी आप क्या कर सकते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे? गाँव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? आगे, इन दी अर्बन एरिया, ये तो हो गया गांव का। अर्बन एरिया में क्या कर सकते हैं हम लोग? इन दी अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोड वर्कर्स, रैक पिकर्स एटसेट्रा। ये मत समझना कि केवल गांवों में ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, नहीं, शहरों में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और शहरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कौन कौन करते हैं जरा बताओ तो हमको। जैसे क्या हो गया हमारा यहाँ पे? कैजुअल वर्कर्स हो गया, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। कैजुअल वर्कर का मतलब समझते हो क्या होता है? कैजुअल वर्कर का मतलब ये हो गया कि जब उसको काम मिला तो वो काम करेगा, जब काम नहीं मिला तब तो बैठे रहेगा। वो हो गया हमारा कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, तो आप जो राजमिस्त्री में देखते हैं उनको हमेशा काम नहीं मिलता, कभी काम मिला तो काम करते हैं, कभी नहीं मिला तो बैठे रहते हैं। वो हो गया हमारा। फिर से ट्रेड में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, फिर से स्ट्रीट वेंडर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। सड़कों के किनारे कुछ लगा के अपना बेचना, ठेला पे, टपड़ी पे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा। फिर से ये हेड लोड वर्कर्स, सर पे कुछ ढोना। जैसे राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं वो क्या करते हैं? ईटा को उठाते हैं, फिर से मसाला को उठाते हैं, फिर जाके अपना घर वर जो बनाना होता है उसको बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया? रैग पिकर्स। ये सामान, ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? शहरों में देखने को मिलेगा। तो शहर हो चाहे गांव हो, दोनों जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्जिस्ट करता है और करना भी चाहिए। रैग पिकर मतलब हो गया जो कचरा वचरा चुनते हैं ना। जैसे आपके घर के पास यदि बोतल फेंका हुआ है ना, कोई कार्टून फेंका हुआ है, तो वो उसको जाके उठा लेते हैं, फिर जाके उसको बेचते हैं तो उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। यदि आप चाहते हैं, देखो हालांकि हमारे इंडिया में ना बहुत सारा फैक्ट्री है, छोटा मोटा फैक्ट्री बहुत है, लेकिन बहुत सारा ऐसे फैक्ट्री जो कि बहुत बड़े हैं, और चूंकि बहुत बड़े हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा वो रजिस्टर्ड है, वहाँ पे हर एक कानून, नियम कानून जो गवर्नमेंट का है वो लागू होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्री हैं जहाँ पे कि वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो अनऑर्गेनाइज के कैटेगरी में आते हैं, तो उसको भी जरूरत है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान दे, है ना। गवर्नमेंट क्या करे? उस पर भी ध्यान दे और उसको भी आगे बढ़ाए। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारा क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, उसमें आप छोटा सा मशीन लगा के अगरबत्ती बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं, कैंडल, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं? कपड़े का सिलाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मास्क बना रहे हैं, देखो कोरोना में कितना ज़्यादा मास्क चला, मास्क बना रहे हैं, है ना। ग्लव्स बना रहे हैं ठंडे के लिए। ये क्या है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये अनऑर्गेनाइज के कैटेगरी में आता है, तो इससे भी हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इसको आसानी से मिल जाए, इस पर भी ध्यान दे सरकार, है ना। और इसका मार्केटिंग हो जाए, वो भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है समझने में? ये हो गया हमारा। अच्छा एक बात बताओ, रॉ मटेरियल इसको अच्छे तरीके से कैसे मिल जाएगा आसानी से? बिल्कुल। दूसरा बात ये हो सकता है कि इसका जो गांव का जो कनेक्टिविटी होगा वो शहर से जोड़ दे रोड से, तो ये तुरंत जाए, तुरंत लेके आ जाए, अपना सामान बना ले, है ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जितने भी आते हैं उन सभी को हमें प्लस सरकार को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी आपका इकोनॉमी जो वो आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते फिर क्या लिखा हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन द
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, देखो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का मतलब हो गया SC, ST, OBC, ये सब जो हमारे कुछ कास्ट है, जैसे SC, ST, OBC, ये सब क्या है हमारे कुछ कास्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो इनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा गया है। अब ऐसा नहीं समझना कि ये लोग अनऑर्गेनाइज में काम नहीं करते होंगे, नहीं, हर कैटेगरी के लोग ना अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं और वहां पे लगे हुए भी रहते हैं। लेकिन ये ऐसे कुछ कास्ट हैं जिनको कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, ये लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे आदिवासी लोग, वो उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो उतना ज़्यादा नौकरी वोकरी नहीं ले पाते हैं, तो ये मेनली कहाँ स्विच कर जाते हैं, अनऑर्गेनाइज में सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये स्विच कर जाते हैं। लेकिन जब ये स्विच करते हैं तो इनको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। क्या परेशानी है वो जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्कर, दीज वर्कर्स आर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो यहाँ पे आपको टाइमली पेमेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, और पेमेंट आपको कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। इन समस्याओं से तो इनको सामना करना ही पड़ता है, प्लस इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन से भी सामना करना पड़ता है। बात समझ रहे हो। जैसे मान लो यदि एक छोटा सा कोई फैक्ट्री है जो कि अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आ रहा है, वो अभी तक सरकार के द्वारा रजिस्टर किया हुआ नहीं है, तो यदि वहाँ पे कोई एक हाई कास्ट का बच्चा काम कर रहा होगा और एक लो कास्ट का बच्चा कर रहा होगा काम, तो लो कास्ट के बच्चे को ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि उसके साथ भेदभाव ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यदि आप चाहते हैं कि अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, तो आपको जो है ना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका दोनों का दोनों आगे बढ़ सकता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो समझने में। तो ये हमारा था कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब जरा बताओ कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। बचाने का मतलब क्या हो, बचाने का मतलब ये हो गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप कैसे डूबने से बचा सकते हैं, उसको अपलिफ्ट करना है हमें, उसे भी आगे बढ़ाना है, उसे भी ऑर्गेनाइज के साथ पैरेलल लेके चलना है। कैसे बचा सकते हैं आप उसको, है ना। दूसरा ये चीज था कि आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कीजिएगा आप उसको, गवर्नमेंट कुछ अपना स्कीम ला दे, है ना, और यदि बैंक लोन दे रही है तो वो लोन दे दे हमको इंटरेस्ट रेट के बहुत ही कम दाम पर, है ना। तो ये कुछ तरीके से हमारे पास, जिससे कि हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई डाउट है इसमें, कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं इसमें यदि कोई डाउट नहीं है तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और अपने आने वाले क्लास में इसका एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। उस टॉपिक का नाम है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास को अपने ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।